ये कहानी है राजस्थान की, जहां नंदिनी की शादी कुंवर वीर प्रताप के साथ हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नंदिनी एक गरीब घर से थी और उसे घर गृहस्थी संभालना खूब अच्छे से आता था। परिवार में उसकी सास कल्याणी देवी और छोटा देवर देव रहा करता था। देव महज 8 साल का था तब नंदिनी शादी करके आई थी और देव को नंदिनी से बहुत लगाव था। वो अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि नाम से बुलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह देव नंदिनी को आवाज देता है। अरे नंदिनी, कहाँ मर गई तू? मैंने तुझे कब से नहीं देखा। जल्दी आना नंदिनी, और मुझे भूख भी लगी है, खाऊंगा तो तेरे हाथ से ही। तभी वहाँ नंदिनी आती है और कहती है, अरे बाबा आ गई, बस आपके लिए मैगी बना रही थी। सुबह से काम में लगी हुई थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और चलो मैं आपको भी खिला देती हूँ, आप उसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे नंदिनी, तुम कितना सारा काम करती हो। कभी खाना बनाती हो, कभी बर्तन धोती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी पोछा लगाती हो। आराम कब करोगी तुम? अरे मैं आपको खाना खिला दूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कैसे चिंता ना करूं मैं? तुझे पता तो है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम कर लूंगी। अभी ये मैगी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर नंदिनी की सास कल्याणी आती है और कल्याणी कहती है, अरे बेटा, ये तेरी भाभी है, कम से कम इसे भाभी कहकर बुलाया कर। नाम लेता है तू अभी से इसका, और आसपास के लोग कहते हैं कि हमने तुझे कोई संस्कार ही नहीं सिखाया। अरे ये भाभी है और भाभी का नाम नहीं लेते। जो उम्र में हमसे बड़ा होता है ना बेटा, उनका नाम नहीं लेते, इसीलिए इसको भाभी माँ या फिर भाभी कहकर बुलाया कर। ये मेरी भाभी नहीं है, ये तो मेरी बिंदनी है। बिंदनी नंदिनी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे नंदिनी बहुत अच्छी लगती है। जब नंदिनी घर पर नहीं होती है या फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ तब मुझे नंदिनी की बहुत याद आती है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब नंदिनी से शादी करूंगा। ख्याल तो आप भी मेरा बहुत रखते हो देवर जी, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार होगे तब तक तो मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो बस मेरी नंदिनी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। सच में बड़ा ही नादान बच्चा है तू। खैर, बच्चों को कोई कितना ही समझा सकता है तो बच्चा, बोलेगा तो बच्चा बुद्धि वाली बात ही ना। छोड़ ये सब। नंदिनी मेरे साथ ऊपर चल, अचार सूखने के लिए रखे थे, उनको डब्बे में भर के रखना है। अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नंदिनी का पति वीर प्रताप परिवार से बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप लड़ाई झगड़ा करके रात को घर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और वो चोट देखकर नंदिनी उससे कहती है, ये सब क्या है? शरीर पर इतनी सारी चोट के निशान और इतना सारा खून निकल रहा है। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। इन सब में क्या रखा है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरा नाम वीर प्रताप ठाकुर है ना, किसी के आगे नहीं झुकता। जो मुझसे बहस करेगा उसको मैं ऐसी तरह से मारूंगा, और चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कम से कम अपने बारे में नहीं तो माँ जी और अपने छोटे भाई और मेरे बारे में तो सोच लिया करो। इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? घर के बड़े तो आप हो। देख, तुझे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे सोने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिनी के मन में अब वीर प्रताप के लिए डर सा समा जाता है। वीर प्रताप ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहा करता था। जब वीर प्रताप घर आता था तब भी नंदिनी को सुकून मिलता था। ऐसे ही एक रात वीर प्रताप घर नहीं आता। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो इस बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। रात के करीबन 3 बज गए, वरना नॉर्मली तो वो घर पर आ जाते थे। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आ जाएगा वो। दोनों सास बहू एक दूसरे को दिलासा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक वीर प्रताप का कोई पता नहीं था। इसी तरह से नंदिनी पुलिस में जाकर प्रताप की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि प्रताप का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर दोनों सास बहू के सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है।
यूं ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अब नंदिनी के माँ बाप अब नंदिनी की दूसरी शादी करवाने के लिए उसकी सास से बात करते हैं। बहन जी, आपको तो पता ही है कि हमारी नंदनी अभी 25 से 26 साल की ही है और इस उम्र में वो विधवा हो गई है। अभी तो उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है और आप तो जानती ही हैं, तो लोग उसे बहुत अजीबो गरीब नजरों से देखने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंदनी को इन सारे दौर से गुजरना पड़े। मैं चाहती हूँ कि नंदनी की शादी करवा देते हैं हम लोग, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी और वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। बात तो ठीक है बहन जी, चलिए इस बारे में नंदिनी से बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा फैसला लेती है। नंदिनी की सास उससे दूसरी शादी करने के बारे में बात करती है। कहीं ना कहीं नंदिनी भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब सभी लोग मिलकर नंदिनी के लिए एक नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी बात देव को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गुमसुम हो जाता है। उसकी हालत देखकर नंदिनी उससे कहती है, क्या हो गया देव, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अधूरी हो गई है। तुम्हें तो पता है ना नंदिनी, अगर तुम ना रहो तो मैं खाना ही नहीं खाता हूँ, तुम ना रहो तो मुझे नींद भी नहीं आती, और तुम ना रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रह पाऊंगा नंदिनी तुम्हारे बिना। तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन क्या करूं, ये समाज एक विधवा औरत को जीने नहीं देना चाहती। मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम मुझसे कर लो ना शादी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिलहाल जब तक मैं छोटा हूँ तब तक तुम मेरा ख्याल रखो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। फिलहाल के लिए खाना खाओ और सो जाओ। नंदिनी की सास उसकी सारी बातें सुन रही थी और एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बेटा नंदिनी, मैं जानती हूँ कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद वो सुनकर तुझे अच्छा ना लगे। सच बताऊं बेटा, तो तू भी मेरे घर की सदस्य है और तेरे बिना ना मेरा भी मन नहीं लगेगा। तू मेरे बेटे से शादी कर लेना। मैं जानती हूँ कि तेरा देवर अभी छोटा है, लेकिन तुझे भी पता है कि देव को तेरी आदत हो चुकी है। वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज स्वीकार करने में तुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मेरी बात तू मान ले और देव से शादी कर ले। नंदिनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। आसपास के सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं। ये सब कहते हैं कि दुल्हन बड़ी और दूल्हा बच्चा, लेकिन नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर गृहस्थी में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। राधा अपने पति विनोद के साथ रहा करती थी। विनोद राधा जैसी बीवी पाकर बहुत खुश था और उस पर आंख बंद करके विश्वास किया करता। ऐसे ही एक दिन विनोद ऑफिस से घर आता है और राधा विनोद के लिए खाना लेकर आती है। लीजिए खाना खा लीजिए, सारा दिन ऑफिस में काम करते करते थक जाते होंगे। मैं जानता हूँ राधा, पर तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा चलो आज हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं विनोद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला पति से पहले पत्नी कैसे खा सकती है? पता नहीं कितनी संस्कारी बीवी मिली है मुझे, पर मेरी प्यारी राधा, मैं तुम्हें खुद से पहले खाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। विनोद के बार बार कहने पर भी राधा विनोद के साथ खाना नहीं खाती और किसी न किसी तरह से बहाने मारकर विनोद को सारा खाना खिला देती है। खाना खाने के 10 मिनट बाद ही विनोद को बहुत तेज नींद आने लगती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। विनोद के सोने के बाद राधा किसी को फोन करती है और कुछ देर बाद राधा के घर पर अनिल नाम का एक लड़का आता है। कहाँ गया तुम्हारा पति? भला वो गधा कहाँ जाएगा, सो रहा है घोड़े बेचकर अपने कमरे में। उसे सोने देते हैं और हम एक दूसरे के कमरे में जाकर प्यार भरी बातें करते हैं। बेचारा विनोद तुम पर आंख बंद करके विश्वास करता है और तुम्हें इतनी संस्कारी कहता है, पर उस बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी संस्कारी नहीं शातिर है, जो हमेशा उसके खाने में नींद की दवाइयाँ डाल देती है और उसी नशे में विनोद पूरी रात सोता रहता है। इतना बोलकर अनिल हंस कर बातें करने लगता है और एक दूसरे के वो बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और राधा हमेशा की तरह विनोद को खाने में नींद की दवा डालकर उसे सुला देती। एक दिन आ गए, अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
नहीं राधा, मेरे पास खाने का भी समय नहीं है। तुम जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो, मुझे किसी जरूरी काम से अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। मैं अब 3 दिन बाद ही घर आ पाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। पर ऐसे अचानक आप कहाँ जा रहे हो विनोद? राधा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए बॉस के साथ आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है। अगर मैं कल सुबह तक नहीं पहुंचा तो हमारी कंपनी डूब जाएगी, और अगर कंपनी रोड पर आई तो हम लोग भी रोड पर आ जाएंगे। अब तुम बातें मत बनाओ, जल्दी से मेरा सामान पैक करो। विनोद की ये बात सुनकर राधा मन ही मन बहुत खुश होती है और जल्दी से विनोद का बैग पैक कर देती है। विनोद बिना समय गवाए घर से निकल जाता है। विनोद के जाते ही राधा तुरंत अनिल को फोन करके घर बुला लेती है और वो दोनों अकेले घर में एक साथ रहते हैं। पर ये क्या, रात के 2 बजे विनोद घर आ जाता है। घर का दरवाजा खुला था। विनोद सीधे घर में जाता है जहां वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है। राधा, ये आदमी कौन है जिसकी बाहों में तुम हो? राधा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति ऑफिस के काम से बाहर गया है, फिर ये यहाँ कैसे? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया राधा, और तुमने मेरी ही पीठ पर खंजर घोंपा। मेरे होते हुए तुम किसी गैर मर्द के साथ अपने नाजायज संबंध बना रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर विनोद गुस्से में घर से जाने लगता है और तभी राधा एक डंडे से विनोद के सर पे मारती है और विनोद वही बेहोश हो जाता है। पागल लड़की है, क्या किया तुमने? अगर तुम्हारा पति मर गया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी, हम दोनों फंस जाएंगे। अनिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। अगर अनिल ने हमारी कंप्लेंट लिखवा दी, मुझे तलाक देते तो हमारा क्या होगा? बस इसीलिए मैंने विनोद को बेहोश करने के लिए उसके सर पर डंडा मार दिया। अब अनिल और राधा विनोद को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां वो डॉक्टर से झूठ बोलते हैं कि घर में अंधेरा होने की वजह से विनोद का पैर फिसल गया और इसके सर पर चोट लग गई। डॉक्टर विनोद का इलाज करते हैं पर विनोद पागल हो चुका था और जैसे ही ये खबर राधा और अनिल को लगती है, उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो, ये अच्छा हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तुम्हारा पति पागल भी हो गया और हम दोनों का सच भी सबके सामने आने से बच गया। अनिल, अब तो हम इस पागल के सामने भी खुलकर रोमांस कर सकते हैं। इतना बोलकर राधा और अनिल विनोद को घर ले आते हैं। विनोद अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। साथ ही साथ राधा और अनिल उसे और पागल करने के लिए उसे दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे पति परमेश्वर, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप पागल हो गए, पर मुझे खुशी इस बात की है कि अब आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और मैं इस घर में आपके सामने अनिल के साथ रह सकती हूँ। अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत गंदी हो। तुमने इस आदमी के लिए मुझे धोखा दिया। मैं सबको बताऊंगा कि तुम धोखेबाज बहू हो। फिर मम्मी पापा चाचा चाची सब मिलकर तुम्हें मारेंगे और इस बैड बॉय को भी मारेंगे। पर मुझे कौन मारेगा, पागल कहीं के? कौन है यहाँ मेरे और मेरी राधा के अलावा? मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे पागल कहा तो मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा। राधा, बहुत बकवास सुन ली मैंने इस पागल की। अब जल्दी से इस पागल को पागल वाला इंजेक्शन दो और कुर्सी से बांध दो। अनिल के कहने पर राधा बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अपने आशिक के साथ इसी तरह से लोगों की नजरों में धूल झोंकती है। एक दिन अनिल और राधा एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, तभी उनका घर का डोरबेल बजता है और जब राधा दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास गांव से आई है। अब क्या था, अब राधा जल्दी से अनिल को दूसरे रास्ते से भगा देती है और अपनी सास को घर में ले आती है। बहू, मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहाँ है मेरा बेटा? वो तो भला हो दामाद जी का कि उसने विनोद की ऐसी हालत देखकर मुझे बताया कि तू विनोद को पागल खाने लेकर गई है। माँ जी, मैंने आपको इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं विनोद जी के पागल होने की खबर सुनकर आपको कोई सदमा ना लग जाए। कोई बात नहीं बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अच्छे से अपने बेटे का ख्याल रखूंगी। इस तरह से राधा की सास वहाँ रहने के लिए आ जाती है, पर राधा को अपनी सास का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं आता। पर बेचारी राधा करती भी क्या, इसलिए वो अब अपनी सास को भी रात के खाने में नींद की दवा देने लगती है। पर राधा की सास को राधा पर शक हो जाता है और एक रात वो राधा का दिया हुआ खाना नहीं खाती, जिसके बाद राधा की सारी सच्चाई राधा की सास के सामने आ जाती है। अच्छा, तो ये है असली सच्चाई। मेरा बेटा पागल नहीं है, तुम दोनों ने मिलकर उसे पागल किया हुआ है।
अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ बुढ़िया तू क्या करती है। जैसे मैंने तेरे बेटे को पागल किया उसी तरह से मैं तुझे भी पागल कर दूंगी। इतना बोलकर राधा जैसे ही अपनी सास को मारने जाती है वैसे ही वहाँ पुलिस आ जाती है। मैं जानती थी कि तुम दोनों मुझे नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। तुम दोनों की काली करतूत पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद पुलिस राधा और अनिल को अपनी हिरासत में ले लेती है और राधा की सास अपने बेटे का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और बहुत जल्द विनोद ठीक हो जाता है और वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी। चिंकी चिड़िया छोटे से जंगल से आई थी जहाँ सभी पक्षी खुले में शौच करने के लिए जाया करते थे। पर चिंकी चिड़िया के ससुराल में एक शौचालय था जिसमें पूरे घर वाले जाते थे। चिंकी बहू, मैं जानती हूँ तू छोटे से जंगल से आई है, वहाँ किसी के घर में शौचालय नहीं होता होगा, वो लोग खुले में शौच करते हैं। पर हमारे घर में एक शौचालय है और हम सब इसी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी शौच करना हो शौचालय में आ जाना। पर माँ जी, आप ये सब इस गंवार को क्यों समझा रही हैं जो शुरू से खुले में शौच करते आई हो? भला वो शौचालय कैसे जा सकती है? हाँ नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मेरे चाचा के घर में, उनके घर में भी शौचालय बना था। जब भी हम उनके घर में जाते थे तो शौचालय का ही इस्तेमाल करते थे। सुन लिया सुंदरी बहू, छोटी बहू को भी पता है कि शौचालय का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसीलिए तू अपना मुंह बंद कर और जाकर घर के कुछ काम कर ले। कबूतरी के लिए उसकी दोनों बहुएं एक बराबर थीं और वो अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी। पर कबूतरी की बड़ी बहू अपनी देवरानी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, तो वहीं दूसरी ओर कबूतरी की बेटी कोयल भी अपनी छोटी भाभी को पसंद नहीं किया करती थी, इसीलिए क्योंकि चिंकी चिड़िया छोटे जंगल से आई थी। क्या माँ, सिर्फ इस चिंकी की शक्ल सूरत अच्छी है, बाकी मुझे इसका कुछ भी पसंद नहीं है। आखिर आपने इसमें क्या देखा जो इससे भैया की शादी करा दी? हाँ कोयल बेटा, पक्षियों का रंग रूप नहीं देखा जाता, उनके गुण देखे जाते हैं, और मैंने चिंकी की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं चाहती थी कि चिंकी मेरे ही घर की बहू बने। अच्छा कोयल बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आज सुबह से मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, मैं शौचालय जा रही हूँ। कबूतरी अब हर बार शौचालय में चली जाती है। उसी वक्त वहाँ पर सुंदरी चिड़िया आती है और अपनी ननद की बातें सुनकर कोयल से कहती है, अरे वाह दीदी, आपकी पसंद और मेरी पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है। आपको भी ये गंवार चिंकी पसंद नहीं और मुझे भी ये गंवार चिंकी नहीं पसंद। सही कहा भाभी आपने, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इस गंवार भाभी से पीछा कैसे छुड़ाएं। मैं बात कर रही हूँ माँ से कि वो शौचालय में ही घुस गई। दीदी, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ ही दिनों में इस चिंकी को घर से निकाल सकते हैं। क्या सच में भाभी? पर वो कैसे? दीदी, ये गंवार चिंकी छोटे जंगल से आई है, वहाँ पर खुले में शौच किया जाता था। क्यों ना हम इस चिंकी को शौचालय में ही ना जाने दें, और जब माँ जी शौचालय में जाए तो शौचालय को गंदा कर दें, ताकि सारा बिल चिंकी पर फटे और फिर हम भरेंगे माँ जी के कान। वाह भाभी, क्या दिमाग पाया है। माँ को गंदगी से नफरत है और शौचालय गंदा रहेगा तो माँ भाभी को लात मारकर घर से वैसे ही बाहर कर देगी। इस तरह दोनों ननद भाभी चिंकी चिड़िया को घर से निकालने का प्लान बना लेती हैं। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया शौचालय जाने लगती तो उसके जाने से पहले जल्दी से आकर कोयल भी शौचालय चली जाती है। हे भगवान, मुझे तो बहुत जोर की लगी और दीदी अचानक से चली गई, क्या करूं? थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, अगर दीदी नहीं निकली तो मैं उन्हें निकलने के लिए कहूंगी। अब चिंकी अपना पेट पकड़कर बाहर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है, पर कोयल शौचालय से बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद चिंकी चिड़िया अपना पेट पकड़कर कोयल से कहती है, दीदी आप काफी देर से अंदर बैठी हैं, जल्दी से बाहर आइए, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस भाभी 5 मिनट और। अब आएगा मजा, देखते हो कहाँ जाती है ये। कोयल चिंकी को परेशान करने के लिए टॉयलेट से बाहर ही नहीं आते
इसके बाद चिंकी वहां से चली जाती है। चिंकी की आवाज ना सुनकर अब कोयल बाहर आती है और अपनी बड़ी भाभी से मिलती है। भाभी, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने शौचालय इतना गंदा किया कि कोई शौचालय के अंदर घुस भी नहीं सकता। अब बस माँ उठते ही होंगी, माँ के शौचालय जाने का समय आ गया। अब आएगा मजा। उस चिंकी को तो बहुत जोर की लगी है, वो उस गंदगी में भी शौच करेगी। जब चिंकी शौचालय से बाहर निकलेगी और माँ जी शौचालय के अंदर जाएंगी और गंदा शौचालय देखेंगी तो चिंकी पर भड़क उठेंगी। ये सोच सोचकर दोनों ननंद भाभी खुश हो रही होती हैं। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद उसकी नजर अपने कमरे में एक पॉलिथीन पर जाती है और वो पॉलिथीन में शौच कर लेती है। पॉलिथीन को बाहर कूड़ेदान में फेंककर घर आती है। जैसे ही चिंकी घर पहुंचती है, देखती है उसकी सास शौचालय से बाहर निकली है और वो भी बड़ी बुरी हालत में। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? शौचालय में से बदबू कैसे आ रही है? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, पर तू बाहर से क्यों आ रही है? वो माँ जी, मैं कूड़ा फेंकने गई थी। चिंकी चिड़िया से बात करने के बाद कबूतर को पता चलता है कि शौचालय गंदा चिंकी ने नहीं बल्कि उसकी बड़ी बेटी और बहू ने किया है, और इसीलिए गुस्से में कबूतरी अपनी बेटी बहू को आवाज देती है और उनसे सवाल करती है। तुम दोनों मुझे सच सच बताना, शौचालय इतना गंदा किसने किया? मुझसे पहले कौन गया था शौचालय? माँ, जब मैं शौचालय में थी तब चिंकी भाभी आवाज दे रही थी। मेरे निकलने के बाद शायद वही गई होंगी, उन्होंने शौचालय गंदा किया है। हाँ माँ जी, इस चिंकी ने किया होगा शौचालय। आखिर इस गंवार को क्या पता शौचालय कैसे साफ रखा जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चिंकी बहू बाहर गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, और मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच सच बताना, ये तुम दोनों का ही किया धरा है ना, ताकि तुम दोनों शौचालय को गंदा करके सारा इल्जाम चिंकी पर डाल सकूं, हाँ? और मैं चिंकी को बाहर निकाल सकूं। सही कहा ना मैंने? अब तुम दोनों बताओ किसका काम है ये? माँ जी, रहने दीजिए, मैं शौचालय की सफाई कर दूंगी। नहीं चिंकी बहू, अगर मैंने आज इन दोनों की खबर नहीं ली तो ये गलती फिर से दोहराई जाएगी और इनकी वजह से तुझे पॉलिथीन में शौच करना होगा। हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि इन दोनों की वजह से तुझे पॉलिथीन में शौच करना पड़ा और तू वही फेंकने गई थी। पर माँ जी, आपको ये सब... बहू, आज मेरी आंख जल्दी खुल गई थी और जब तू अपने रूम में गई तो मैंने देखा कि तू मजबूरन पॉलिथीन का सहारा ले रही है। तुझे पॉलिथीन में शौच करता देख मैंने कोयल को डांटने गई और मैंने देखा कि कोयल के साथ सुंदरी बहू भी मिली हुई है। जिसके बाद मैंने शौचालय की हालत देखी और शौचालय के अंदर की गंदगी को देखकर मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा था ये दोनों अपनी गलतियां मान लेंगी, पर अब तक दोनों चुपचाप खड़ी हैं। तुम्हारी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से चिंकी बहू को पॉलिथीन का सहारा लेना पड़ा। तुम दोनों जानती हो, ऐसे चिंकी बहू की तबीयत भी खराब हो सकती थी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए था। कबूतरी ने अपनी बड़ी बेटी और बहू की चोरी पकड़ ली थी, जिसके बाद कोयल और सुंदरी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उससे माफी मांगती हैं। कबूतरी उन दोनों को एक और मौका देती है, जिसके बाद वो दोनों इस तरह की हरकतें फिर कभी नहीं करती और ना ही चिंकी चिड़िया को कभी पॉलिथीन में शौच करने की जरूरत पड़ती है।